सो गाइस, मेरे साथ जो पर्सनालिटी है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्रजीत कौर मैम, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे लिए एक्चुअली में बहुत खुशी का दिन है, बहुत गर्व की बात है। और अच्छी बात ये है एक्चुअली में, ये पहला लाइव है मेरा इंस्टाग्राम पर। और ये जो शो की शुरुआत है वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो ना सिर्फ अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल है, बल्कि आपके बारे में मैम मैंने आर्टिकल्स जो पढ़े हैं, जो भी आपके बारे में मैंने रिसर्च किया, उससे रियली मैं बहुत ज्यादा इतना मतलब एक्साइटेड था कि एक लाइव करूं और लोगों को पता चलना चाहिए कि आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। मैं यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए बातचीत की शुरुआत करूंगा, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने आपके आर्टिकल्स को पढ़ा था। और एनडीटीवी इंडिया के जो रवीश कुमार हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी, रवीश की रिपोर्ट, राइट। सो उसमें जो वो स्टोरी थी आपकी, जो विमेन को रेस्क्यू आपने किया, उनकी लाइफ को किस तरह से बचाया, वो सब पे मैं चर्चा करूंगा, शुरुआत करूंगा। स्वागत है आपका बहुत बहुत सरताज स्टोरीज में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सरताज जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी आज सबके साथ रूबरू होने के लिए, और साथ में अपने सभी दर्शक जो इस टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं, उन सबके साथ मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ साथ उनको सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी मुझसे बातचीत करने के दौरान, उनको मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी और बता पाऊंगी, और लोगों से रूबरू होने का मौका मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, खास तौर पे बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए जब उन्होंने बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर देखा कि आप लाइव करने वाली हैं मेरे साथ ही। सो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर लगातार हार्ट्स और आप कमेंट्स कर रहे हैं। एंड इस लाइव के लास्ट में मैं एक दो कमेंट पिक भी करूंगा, उनके सवाल भी पिक करूंगा। मैम, शुरुआत करते हैं। राइट नाउ यू आर वर्किंग एज एन एसीपी ऑफिसर इन दिल्ली पुलिस। सो शुरुआत यहीं से करते हैं कि पुलिस में आना कैसे आपने, मतलब क्या ड्रीम था, मतलब शुरू से, या पेरेंट्स का ड्रीम था, या क्या वजह रही कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया आपने? सरताज जी, बताना चाहूंगी कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का जो मेरे मन में ख्याल था, वो क्योंकि बचपन से एक तो मेरे फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, तो उनको शुरू से देखती थी कि वो पुलिस में किस तरह से पुलिस स्टेशन जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और किस तरह से लोग उनको सब एक दूसरे को सल्यूट करते हैं, और सब चीजें मैं बचपन से ही देखती आ रही थी, क्योंकि मेरा घर जो था वो पुलिस कॉलोनी के अंदर था। तो वो चीज मैं बचपन से देखती आई थी। फिर जैसे थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने किरण बेदी मैम को जो है वो टीवी पर देखा, और देखा कि वो किस तरह से डायनेमिक पर्सनालिटी अपने आप में सर्वे सर्वा, और दिल्ली जो आईपीएस फर्स्ट दिल्ली आईपीएस थी, वो दिल्ली पुलिस की फर्स्ट आईपीएस थी, वो सिविल सर्विसेज क्लियर करके जो बनी थी। तो उनको यूनिफॉर्म में जब देखती थी तो एक मोटिवेशन मिलता था उससे कि ये पुलिस में रह के बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म अगर मिल जाती है और इसको पहन लेते हैं तो इससे काफी सारी पावर मिल जाएगी और काफी सारे काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये सोच के मैंने जो है वो दिल्ली पुलिस में आने की बचपन से ही ये लालसा मेरे मन में रही। लेकिन दिल्ली पुलिस में आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेन क्या था कि जब मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाह रही थी तो पेरेंट्स नहीं चाहते थे, फादर नहीं चाहते थे। आपको पता है, आज से अगर 50 साल पहले की बातें करें तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चों को बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी। मेन पेरेंट्स का मकसद रहता था कि लड़कियां जो है वो घर के कामों में परफेक्ट होनी चाहिए, और जॉब वगैरह का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो भी पुलिस की जॉब, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि पुलिस की जॉब जो थी, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं देखती थी कि वो दिन में भी जा रहे हैं, रात को भी जा रहे हैं, हर टाइम ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तो उस चीज को लेकर काफी कुछ ये था कि भी किसी तरीके से जो पुलिस में आना इतना आसान नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं, तो मैंने, लेकिन काफी मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, काफी ज्यादा, कभी भूख हड़ताल कभी कुछ, क्योंकि 12th के बाद मेरी भी शादी कर देना चाहते थे। तो मैं भी चाहती थी कि लेकिन मुझे पुलिस में आना है, तो मैं छोटे रैंक पर नहीं आना चाहती थी, कम से कम मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक पर आना चाहती थी। उसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि थ्रू एसएससी एग्जामिनेशन होता है सब इंस्पेक्टर का, तो ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। तो वो उसके लिए पढ़ाई, कॉलेज उस टाइम भेजना बहुत पेरेंट्स को अलग लगता था कि नहीं, कैसे जाएगी लड़की अकेली, कैसे कॉलेज जाएगी, क्या करेगी। और इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे। तो उस चीज का बहुत ड्रॉबैक था मेरी लाइफ में, कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते तो नेचुरली वो बच्चों को भी आगे और ज्यादा
पढ़ाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तो ये सब करके फिर बस ये कहिए कि मैंने, मेरी मदर जो थी वो अनएजुकेटेड थी, लेकिन बहुत ही उनका ड्रीम था कि मैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाऊं और उस जगह जाऊं जहां मेरी चॉइस है। तो मैंने उनको बताया कि मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, तो मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया। एग्जाम वगैरह मैंने क्लियर किए सारे, मैं सब इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। 3 महीने तक पेरेंट्स ने ज्वाइन नहीं करने दिया, फादर ने मेरे पर्टिकुलरली, क्योंकि वो चाहते थे मैं स्टेनोग्राफर बनूं। मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का 1 ईयर का डिप्लोमा भी किया है, तो वो चाहते थे कि मैं स्टेनोग्राफर बनूं, मैं चाहती थी कि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनूं। तो दोनों जगह से अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे थे। फादर चाहते थे मैं उधर ज्वाइन करूं, मैं चाहती थी मैं इधर ज्वाइन करूं। इन बिटवीन मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने जाके पीछे से ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा पेरेंट्स का जो बाद में उनका जो ये कहिए कि जो डांट है वो बाद में सुन लेंगे, अभी तो अपनी चॉइस पूरी कर लो। तो जाके मैंने ज्वाइन किया। तो उस तरीके से करके फिर यही था कि मुझे ये मौका मिला और मैं पुलिस में आ गई। और पुलिस जी ट्रेनिंग में भी यही रहा कि वहां भी मंजिल आसान नहीं थी, क्योंकि हमारा पहला ऐसा बैच था जिसमें लड़के लड़कियों ने इकट्ठी जी। इकट्ठी ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। तो एक दिन ऐसे ओके। ही मेरे बैचमेट ने, किसी ने कमेंट कर दिया कि ये तो जो है लड़कियां जो है कुछ करती नहीं है, बस खाली तनख्वाह लेने से अच्छा। मतलब है। तो ये बात इतनी हर्ट कर गई कि मैंने कहा कि नहीं, लड़कियां किसी से कम नहीं है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपने दम पर की, और आगे मुझे था कि मुझे अपना फेथ था इस बात का कि मैं आगे भी सक्सेसफुल रहूंगी। अगर मैं कुछ सोच लूंगी मन में तो मैं उस चीज को कर सकती हूँ, उसके लिए मैं पूरे एफर्ट्स। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू किया और मैंने अपने पूरे बैच को टॉप किया, ऑलराउंड बेस्ट आई, लॉ में ओके। फर्स्ट आई। और मैंने उन वाह। उन ग्रेट। सभी को जवाब दिया कि जब कोई लड़कियां किसी से कम नहीं है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ट्रेनिंग में ही काफी जी। सारे अवार्ड जो है वो मुझे मिले। और वाओ। सो जी ये आपकी जो स्टार्टिंग लाइफ है ना, एक्चुअली वही वही बहुत बहुत मोटिवेटिव है कि जी किस तरह से आपने स्ट्रगल किया घर के दिनों से ही और इस लाइन को चूज किया, एंड राइट नाउ यू आर अ सक्सेसफुल ऑफिसर। अच्छा, मैं शुरुआत में जैसे कि आर्टिकल्स की बात कर रहा था, तो उन्हें पढ़ते हुए मुझे एक एक्चुअली में ये फील आया कि बाकी जो हम पुलिस वाले देखते हैं लाइफ में, तो उनके मुकाबले आपकी जो छवि है पुलिस डिपार्टमेंट, वो एक मर्दानी जैसी है, जैसे बॉलीवुड में होती है ना, मतलब कोई जो पुलिस का रोल निभाती है और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे काम समाज के लिए करती है, तो वो मैंने एक महसूस किया है आपके अंदर। कोई एक ऐसा अपनी लाइफ का कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, या कुछ रेस्क्यू के दौरान कुछ चीजें जो मतलब कुछ अनसुनी हो? हाँ, वो इसलिए मर्दानी वाली छवि बनी कि जब मैं पुलिस स्टेशन कमला मार्केट में मुझे एसएचओ की जॉब मिली, और आपको मालूम है पुलिस स्टेशन कमला मार्केट के एरिया में एक रेड लाइट जोन है जहाँ सारा सेक्सुअल एक किस्म से कहिए कि व्यापार होता है वहां पर। और रेड लाइट एरिया जी जहाँ पर कि काफी पुराना, वो जीबी रोड के नाम से फेमस है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं चैनल के माध्यम जी। से भी, और वैसे भी जानते हैं कि वहाँ लोग जो रहते हैं पर्टिकुलरली वो सब जानते हैं दिल्ली में कि एक रेड लाइट एरिया है जहाँ पर कि लोग बहला फुसला के लड़कियों को ले आते हैं। वहाँ 88 के करीब ब्रोथल्स हैं, तो उनमें जो काफी सारे स्टेट से लड़कियों को बहला फुसला के लाकर उनको बेच दिया जाता है, और ब्रोथल ओनर उनसे जो है वो जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम कराते हैं, और नहीं करते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट वहां पर, मैंने आपको पता है कि मैक्सिमम लड़कियां छुड़ाने का जो था क्रेडिट वो मुझे जाता था। और दबंग मेरी छवि वहां पे इसलिए बनी कि मैं किसी को, क्योंकि पहले जितना भी पुलिस अफसर रहे वहां उनके ऊपर ये तगमा लगता था कि जो पुलिस जो है वो ट्रैफिकर से मिल जाती है या ब्रोथल ऑनर से मिल जाती है, पैसे ले लेती है और लड़कियों को रेस्क्यू नहीं कराती है, उनको इंफॉर्मेशन लीक कर देती है। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे ड्राइवर तक को भी मेरे बारे में पता नहीं होगा कि मैं रेड करने जा रही हूँ। तो वो सब चीजें करके ओके। जब मैं वहां मौके पर पहुंचती थी और जाकर मैं, क्योंकि उस एरिया में जाना और अकेले बीइंग अ लेडी रात के आधी रात के बिल्कुल। जाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कहिए कि था कि मुझे लोगों को डर लगता था कि कैसे जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां कोई जान का भी खतरा हो सकता है, कोई आपको चाकू भी मार सकता है, कोई गोली भी मार सकता है, क्योंकि वो लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके यहाँ से कोई लड़की रेस्क्यू हो या उनके ऊपर एफआईआर हो। तो इस तरह से वो सब चीजें चलती थी। तो लेकिन मैं जान की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये डिसाइडेड था कि मौत तो एक ही बार आनी है, रोज रोज नहीं आनी है। तो
बिल्कुल। ये सोच के मैं बेझिझक होके रात को भी, आधी रात को भी अगर मुझे कोई कॉल आता था तो मैं पहुंच जाया करती थी वहां पर। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैंने ये कहिए कि तय खाने में से लड़कियों को छुड़ाया, वो अपने आप में बड़े चैलेंजिंग थे। तो इस वजह से जब वो न्यूज में आया कि मैंने तय खाने में से लड़कियों को निकाल के लाकर उनको रेस्क्यू करा के उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया है, तो उससे मेरी छवि जो थी वो एक दबंग वाली बनी वहां की। ये आएगी तो तहलका मचेगा, कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती थी पूरे जीबी रोड पर, लोग भागना शुरू कर देते थे। और कई बार मुझे डर भी लगता था कि कहीं, क्योंकि सारे ब्रॉथल्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर है, तो ये डर लगता था कई बार कि सीढ़ियां उतरते उतरते कहीं पैर स्लिप हो गया तो किसी को चोट ना लग जाए। क्योंकि जो लोग विजिट करते थे उन लड़कियों को, उनके मन में ये रहता था कि अगर पकड़े गए तो पुलिस हमें बंद करेगी तो हमारी बदनामी होगी। तो वो जो एक भगदड़ वाली जो स्थिति थी वो सारी एक दबंग वाली इमेज क्रिएट करती थी कि वहां वो आई मैंने एक किसी को पकड़ के ही ले जाएंगी बस। एग्जैक्टली मैंने कहीं पर एक पिक्चर देखी थी आपकी रानी मुखर्जी के साथ, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो किसी ने उसके टाइटल में लिखा हुआ था रानी मुखर्जी के साइड में कि रियल लाइफ मर्दानी, और आपकी साइड में लिखा हुआ था रियल लाइफ हाँ मर्दानी। जी, वो आप कहीं स्टेज पर मिले थे रानी मुखर्जी से, तो उस टाइम की वो पिक्चर थी। हिंदुस्तान पर्टिकुलर हाँ मूवी की प्रमोशन के लिए आई थी। तो हमें स्पेशल बुलाया गया कि आप तो फिल्म में तो एक्टिंग कर रही हैं आप, जो कि रियल मर्दानी नहीं है, लेकिन आपको हम रियल हीरो से, रियल मर्दानी से मिलवाते हैं। तो राइट राइट राइट। नहीं, आप जैसे लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं बिल्कुल लाइफ में। अच्छा मैम, बाकी लोगों के मुकाबले जो मैंने देखा है, काफी पुलिस ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ जो कि अपनी सोशल मीडिया पे एक्चुअली में ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो अपने काम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बट मैंने देखा है आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जुड़ती हैं, उनकी परेशानी को सुनती हैं, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। तो ये ख्याल कैसे आया कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहकर लोगों से जुड़ा जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब अपनी जॉब पर हैं, किसी पुलिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है, तो उस टाइम क्या होता है कि एक लिमिटेड दायरे में लोग आके आपको उस जगह पर मिल पाते हैं, और इतने सारे ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती है। पुलिस स्टेशन में एक हेजिटेशन भी होती है हर एक आदमी को, उसको डर रहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार होगा, या उस ऑफिसर से बात करना बहुत इजी होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता था कि मैं जो अपनी ये जो मेरी नेचर है कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो मैं सोशल मीडिया के जरिए मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकती हूँ, और वो लोग भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जो लोग शायद मेरे पुलिस स्टेशन आने में एक बार को हेजिटेट कर रहे हैं, और हो सकता है वो सामने रूबरू होके मुझसे कोई चीज पूछने में हेजिटेट करे, लेकिन वो लिखकर जब पूछ लेते हैं, या उनको व्हाट्सएप पर, आपके इंस्टा पर, फेसबुक पर, या मैसेंजर वगैरह पर, जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन पर वो जब उनको पता है कि हम पूछते हैं तो उनको उनका सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, और उनको आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मैं उनके नेम भी डिस्क्लोज नहीं करती, और एक रिस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे के प्रति बनी रहती है, और उनको ये लगता है कि उनको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए आप मैक्सिमम, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कनेक्ट हो सकते हो, और ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये सोशल मीडिया जो है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते देखते उसी हिसाब से फिर मैंने कोशिश की कि उनको कुछ वीडियो के जरिए कुछ वैसे, और अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, क्योंकि वो मेरे थोड़ा सा जॉब हेक्टिक होने की वजह से कई बार टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को कि वो मैं बनाकर मैसेज कन्वे करूं। लेकिन जिस तरीके का मुझे लोगों से पता लगता है कि वो इस टाइप के क्राइम के शिकार हो रहे हैं, तो उसी तरीके की वीडियो बनाकर मैं डालती हूँ। जैसे बीच में मैंने एक, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, तो मैंने एक हनी ट्रैप वाली वीडियो उस पर डाली थी, जिसमें आजकल लोग साइबर के थ्रू व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को ठग रहे हैं, न्यूड पिक्चर दिखाकर उनको कहते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी जाएगी, उनसे पैसे ठगते हैं। तो उसके ऊपर मैंने देखा कि काफी सारे लोगों ने उसको देखा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपके ने जो ये मेथड बताया कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अब हम अपना रहे हैं, तो उससे हमें काफी रिलीफ है। काफी सारे कुछ तो हमारे पुलिस वाले भी उसका शिकार हुए, तो वो सब चीजें जो है ना वो पता लगती हैं। तो वो सब चीजें मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों तक जुड़ पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अपनाया।
राइट राइट, मैंने आपकी वीडियो देखी है और वो काफी हेल्पफुल थी एक्चुअली। जब मैंने उसे शेयर किया तो काफी लोगों ने इवन उसे बहुत हेल्पफुल बताया कि वो जो हनी ट्रैप वाली स्पेशली आपकी वीडियो थी। और एक और थी जिसमें आपने हिम्मत प्लस ऐप के बारे में बताया था। तो मतलब बहुत सारी आपसे छोटी छोटी जानकारियां ना कमाल की मिलती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है रियली। नहीं, मैं आगे भी मैंने ओके। किया है कि मैं बहुत सारी इस तरह की वीडियो अब कंटिन्यूअसली बनाऊंगी और मैं डालती रहूंगी। लोग मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड ही जो सॉल्यूशन है उस चीज का, वो मैं उस तरह की वीडियो बना के डालूंगी ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। हिम्मत प्लस ऐप की बात आपने की, तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। हालांकि महिला क्या, कोई को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है हिम्मत प्लस ऐप को। और उसका ये बेनिफिट है कि पुलिस जो है आपको तब तक फॉलो करती है जब तक कि आप अपने सेफ डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, और इमीडिएटली पुलिस आपकी हेल्प पे आती है। उसमें कई बार क्या होता है कि हमें पुलिस को कॉल करने का भी मौका नहीं मिलता, तो इस ऐप में एक SOS बटन है। अगर खाली आप अपने मोबाइल पे उस वो इमरजेंसी वाले बटन को भी प्रेस कर देते हैं तो इमीडिएटली कॉल जो है वो हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाती है, और जो भी नियरेस्ट PCR है या पुलिस जो भी है वो पुलिस स्टेशन की, वो इमीडिएटली अप्रोच करती है उन लोगों तक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो उन लोगों को सेफ तब तक वो हेल्प करते रहते हैं, घर तक पहुंचने तक मदद करते हैं, या वो अपने जहां पर भी ड्यूटी पर जाना चाह रहे हैं या मार्केट जाना चाह रहे हैं, जहां भी जाना चाह रहे हैं, जब तक कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील करते तब तक उनको जो है वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो सभी को मोबाइल राइट। में ये ऐप जो है जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं बिल्कुल, जब मैं वन टच ऐप है, दिल्ली पुलिस वन टच ओके। एक ऐप है जो कि एंड्रॉयड फोन में अभी तक वो डाउनलोड हो रही है। iOS के लिए उसका काम चल रहा है अभी, एप्पल वगैरह फोन के लिए, लेकिन एंड्रॉयड में सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऐसे जो काम है वो सारे उसमें, आपको जो भी दिल्ली पुलिस से मदद चाहिए उसकी बहुत सारी एप्स उसके अंदर हैं। तो एक ऐप के अंदर आपको कम से कम 20-25 ऐप मिलेंगी जिससे आपको ट्रैफिक के बारे में पता लगेगा। अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप अपना पुलिस रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी इंसिडेंट की, वो EFIR आप घर बैठे बैठे दर्ज कर सकते हैं। कोई भी क्राइम अगर होता है तो, चाहे वो आपके स्नैचिंग है, चाहे रॉबरी है, चाहे आपका व्हीकल थेफ्ट है, कुछ भी है, आप अपनी मिसिंग रिपोर्ट्स, पहले क्या होता था पुलिस स्टेशन जाके लिखानी पड़ती थी रिपोर्ट लोगों को कि मेरे डॉक्यूमेंट खो गए हैं, मेरा ये चीज खो गई है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, या मेरा मोबाइल खो गया है। अब घर बैठे बैठे वो जो हमारी ऐप है उसके थ्रू आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ही अपने आप को रजिस्टर्ड करके कर लेते हैं उसको, और आपके मोबाइल में ही या आपकी ईमेल पर या आपके व्हाट्सएप पर उसका प्रिंट आ जाता है आपकी FIR का, ताकि आपको कहीं पर जाना ना पड़े। लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है इस ऐप से, और सबको डाउनलोड करनी चाहिए अपने मोबाइल में। एग्जैक्टली मैं आपकी जो वीडियोस हैं जब मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सो ऑफ कोर्स वहां डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक जरूर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचे, क्योंकि ये अवेयरनेस वाली चीज है और जो समाज के लिए आप काम कर रही हैं तो वो बहुत सराहनीय है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अब हटके हो जाता है क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्रगल की और आपकी जो कहानी थी। मैं बात एक्चुअली मैं एजुकेशन की अब करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन का क्या रोल आपको आपके नजर में रहता है खासतौर पे गर्ल्स के लिए, कि और आपकी लाइफ में एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया? सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊं कि पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है कि फ्री एजुकेशन का, कि आप इंग्लिश सिखा रहे हैं सबको, जिसकी आज की डेट में, क्योंकि लोगों के लिए कि हवा बना हुआ है, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम काम आज की डेट में, चाहे वो इंडिया है चाहे फॉरेन कंट्री है, सारे काम इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन के रह गई है कि लोगों को लगता है कि इसके बिना गुजारा नहीं है। और एक आम आदमी बहुत गरीब है, पे नहीं कर सकता, वो आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख रहा है, कहीं पर भी बैठकर वो आपकी वीडियो को देख लेता है और वो इंग्लिश सीख लेता है। तो वो एक बहुत बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया सबको। और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स, आपके मैं देखती हूँ कि 2 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं जो कि आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपसे इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और एजुकेशन की बात बताऊं तो आज जो आपके सामने इस रैंक पर मैं बैठी हूँ, ये उस एजुकेशन का ही कमाल है। अगर मुझे एजुकेशन नहीं मिलती तो शायद मैं आज गवर्नमेंट जॉब में होती और इस रैंक पर नहीं होती, और लोगों को हेल्प नहीं कर रही होती। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एजुकेशन लोगों की लाइफ में, और खास तौर से लेडी
क्योंकि जेंट्स को तो करनी ही करनी है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो क्योंकि घर चलाना है और लुक आफ्टर करना है, एक फैमिली को आगे सारा जो रोजी रोटी का जरिया बनना है, तो वो तो शुरू से ही एक रहा है कि जेंट्स को जॉब करनी करनी है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन से हूँ, तो वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को जो कि जॉब नहीं करती हैं उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है, एजुकेशन नहीं किया है उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं मेरे पास जिसमें एजुकेशन कम है, कोई 10वीं पास है कोई 12वीं पास है, तो एजुकेशन ना होने की वजह से वो आगे अपनी लाइफ में जब उनके साथ दूसरे घर में जाकर जब वो शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं और कोई आप फैमिली की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है और वो उनको वापस किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या ये जो क्रुएलिटी की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वापस अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ता है, तो वो जाती है अपने पेरेंट्स के घर से, लेकिन जब लौटती है तो वो 2 या 3 होकर आती है, क्योंकि उसके साथ उसके 1 या 2 बच्चे भी होते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे अपनी बच्ची को पहले तो ये बड़ी मुश्किल से मिडिल फैमिलीज वालों ने गरीब रह के कैसे शादी करके उसको जो है वो बड़ी मुश्किल से अरेंज करके उस टाइम पे पैसा शादी करी होती है, और उसके बाद जब ये देखते हैं कि लड़की अपने बच्चों के साथ घर पे आती है, तो उस टाइम फिर उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, 1 को पालें या 2 को या 3 को पालें। तो उस टाइम लड़की एजुकेटेड है और वो अपने इंडिपेंडेंट है, तो वो एटलीस्ट अपने आप को अपने बच्चों को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकती है, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकती है और खुद जॉब करके उनकी जो डे टू डे जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकती है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि हर लड़की को आज की डेट में, पेरेंट्स को भी और हर लड़की को ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, और एजुकेशन है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई होना और अच्छी पढ़ाई होना और उस लेवल तक पढ़ाई होना कि इंडिपेंडेंट हो सके बंदा, किसी भी एज में जाके उसको लगे कि अब मुझे इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, तो वो उस एज में भी इंडिपेंडेंट हो सके, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि मेरी अपनी लाइफ जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं हायर रैंक पे आना चाहती थी, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया दिल्ली पुलिस में आने से पहले। लेकिन मैंने दिल्ली पुलिस में रहकर भी अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रखा। मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में, और मैंने वहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और मैंने वहां 2 साल की पोस्टिंग में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और मेरी पढ़ने की लालसा खत्म नहीं हुई पुलिस में। हालांकि आप देखते हैं कि आपको जॉब करने में इतना ज्यादा आप, क्योंकि पुलिस की हेक्टिक जॉब है, 24 घंटे के लिए एनरोलमेंट है हम लोगों की, तो इतना ज्यादा काम के प्रेशर में भी रहकर भी मैं कोशिश करती रही कि मुझे अभी लॉ करनी है। तो वो मुझे काफी टाइम बाद अब जाकर 59 की एज में मैं वो लॉ कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर कर लिया है और सेकेंड ईयर मैं क्लियर कर रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि 60 साल की एज के बाद मुझे मतलब लॉ करना इसलिए एक डिग्री लेना चाहती हूँ कि ताकि कल को अगर मैं रिटायरमेंट के बाद भी मुझे लगे कि मैं कुछ काम कर सकूं, तो मैं करके लोगों को, और कुछ नहीं तो एक लीगल हेल्प मैं लोगों को देना चाहती हूँ। क्योंकि पुलिस की जो 37-38 साल का एक्सपीरियंस है एक वो, और एक साथ में ये कहिए कि जो मैं लॉ करके उसमें वो कहते सोने पे सुहागा वाली बात की आप लीगली भी आप साउंड होंगे और आपको इन्वेस्टिगेशन का भी पता होगा, तो आप एक जो किसी को अच्छी सलाह दे पाएंगे। तो ये मैं इसलिए लॉ अभी भी कर रही हूँ, ताकि मैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक बंदे को चाहिए कि वो किसी भी एज में ये ना सोचे कि मेरी एज निकल गई है। पढ़ने के लिए लोग 80-80 साल की एज में भी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, और बहुत अपॉर्चुनिटी है। लोगों को चाहिए कि वो बात करें और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जब जब मौका मिले, उनको एजुकेशन लेनी चाहिए। तो एजुकेशन बहुत रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ। राइट। नहीं, आपकी सक्सेस का राज यही है कि आपने एजुकेशन को एक्चुअली अपनी हॉबी बना लिया है। बिल्कुल। अच्छा मैम, लास्ट में मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। एक्चुअली मैं ये सेशन बस इसीलिए था, आपकी थोड़ी सी कहानी, आपकी जुबानी जाननी थी, और साथ ही साथ जो रोल ऑफ द एजुकेशन था वो आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, रियली वो इंस्पायरिंग था। आजकल के यंगस्टर्स, खासतौर पर युवा, जो बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया पर किसी से भी बात करना शुरू कर देता है, अभी हम उसी मुद्दे पे आपने मुझे बताया भी था, साथ साथ गर्ल्स भी हैं,
तो आप आज के युवाओं को, यंगस्टर्स को, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिले हैं, ये बेसिकली मिले हैं इनसे एजुकेशन लेने के लिए, ना कि इस पर अलग अलग तरीके से एक्टिव रह के हम लोग अपना नुकसान ज्यादा कर बैठते हैं, बेनिफिट इनसे कम उठा पाते हैं। अगर हम उसी अपनी जो नॉलेज है, या हम ये कहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स को अगर हम एजुकेशन के लिए अगर यूज करें तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। गूगल है, उस पर हम बजाय कि उल्टी सीधी सर्च करें, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें बेनिफिट देंगी। अदरवाइज क्या होगा कि साइबर क्राइम में फंसते चले जाएंगे और हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा और हमारी इमेज डाउन होगी। हमें एक जो कहते हैं ना कि लोगों के अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो लोगों को ना पता लग जाए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। आप अपने जो अकाउंट है उसको प्राइवेट रखें और उन्हीं लोगों को सिर्फ ज्वाइन करें जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हो और उनको आपको पता है कि आपकी लाइफ में वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल अपने आप को ठीक तरीके से जो ये कहिए कि वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, ना कि आपकी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास है तो वो उसको उसका नेगेटिव जो है वो यूज करें या उसको किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करें। तो उन्हीं लोगों को कनेक्ट करें अपने साथ जो आपके लिए बेनिफिट देने वाले हैं। हम आज की यंग जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी ल्यूर हो जाती है अच्छी फेस देख के। लड़कियां आजकल अच्छे अच्छे लड़कियां या लड़के चैट करने के लिए कुछ भी एक किसी भी एक अच्छे से उसका फेस लगा लेते हैं अपनी आईडी पर, वो सब फेक होते हैं। और क्योंकि जो ओरिजिनल है इंसान वो उसका आपको हर जगह आप उसको जानते हैं, उसकी ओरिजिनल आपको हर चीज फोटो में भी वो अपनी हर चीज हाइड नहीं करेगा। लेकिन जो फेक आइडिया बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उनसे उनका नंबर लेके उनको इस तरह के कामों में फंसाते हैं तो और फिर उनको लूटते हैं, तो वो सब चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। तो मैं युवा जितने भी हैं उनको ये कहूंगी कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज करें कि वो उनसे एजुकेशन ले सकें और उन्हीं लोगों को कनेक्ट करें अपने साथ जो कि उनके लिए बेनिफिट दे सकें। और दूसरा मैं ये देना चाहती हूँ कि आज मैं क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में पोस्टेड हूँ तो बहुत सारे मैं केसेस देख रही हूँ कि लगता है कि आगे आगे आने वाले टाइम में शादी जो है वो एक ऑफेंस बन के रह जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत ही पायस रिलेशन है जो एक जिससे कि फैमिलियां आगे बढ़ती हैं, लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक रिक्वायरमेंट भी है अपनी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है और वैसे भी उस चीज को कहिए कि आप एक आगे बढ़ने के लिए या एक परिवार जुड़ने के लिए, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए शादी एक पायस रिलेशन है और इसमें होना भी बहुत जरूरी है। तो वो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा आजकल इगोइस्ट लोग हो गए हैं, डॉवरी का बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों में। जबकि मैं कहती हूँ कि अगर खुद आप इतने कैपेबल है, कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो लिबर्टी होनी चाहिए कि हमें दहेज से हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली है। हम अगर खुद कमा रहे हैं और बल्कि कोशिश करें कि अपनी वाइफ को इतना एजुकेट करें कि दोनों जने मिलके घर चलाएं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। एक दूसरे के रिलेशंस को रिस्पेक्ट दें, जो अब्यूसिव लैंग्वेज एक दूसरे के साथ यूज करते हैं वो ना करें। और साथ में ये होना चाहिए कि जो रिलेशंस हैं उनकी डेप्थ को समझें और उन रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करें। अपने परिवार के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी समझें। लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो एक परिवार छोड़ के अगर दूसरे घर में आई हैं तो वो भी उसका अपना एक परिवार है, उसमें वो कनेक्ट हो, उसको अपने परिवार की तरह से समझ के और उसमें अपने आप को बिल्कुल एक, जब पता है कि उस घर में जिंदगी गुजारनी है तो उसको परिवार को जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। और लड़के को भी चाहिए कि वो लड़की के पेरेंट्स को इक्वल रिस्पेक्ट दे। अगर वो चाहता है कि वो लड़की उसके पेरेंट्स को इक्वल रिस्पेक्ट दे तो उसको भी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के उस घर में आई है, उसको किसी तरीके से वो इतना जरूर मौका दे कि वो अब उस घर में अपने आप को एडजस्ट कर सके। उसकी जो जो जायज उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करे और दोनों जने मिलके मेहनत करें, तब जाके एक अच्छा घर आप बना सकते हैं। अच्छा घर होगा तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, उनको मॉरल दे पाएंगे अच्छी अच्छी, उसी से आप
एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करते हैं, अपने आस पड़ोस का अच्छा निर्माण करते हैं, फिर आप अगर सोसाइटी अच्छी है तो एक अच्छा समाज बनता है, समाज से आपके जो एक अच्छा देश बनता है। तो आप तभी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर आप अच्छी अपनी सोच रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी काम आज की डेट में मुश्किल नहीं है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस में आना है, तो उसके लिए मैंने सारे एफर्ट लगा दिए और मैंने पुलिस में आके दिखाया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनिंग में लड़कों को टॉप करना है, तो मैंने टॉप करके दिखाया। मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी छवि को कमला मार्केट में पुलिस स्टेशन में पुलिस की नेगेटिव छवि को मैंने रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव करके दिखाया। पूरी दिल्ली पुलिस में, पूरी दिल्ली में कमला मार्केट थाने को फर्स्ट का अवार्ड दिलवाया, प्रेसिडेंट मेडल मैंने लिया, बहुत सारी एनजीओज ने अवार्ड दिए। वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया कि जब मैंने ये अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, और उस काम के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। तो मेहनत करने से कभी भी जो है काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके आप हर चीज वो अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। तो आज के युवा को ये अपने माइंड को बिल्कुल कूल माइंड रखने की बहुत जरूरत है, अपने को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है, और कभी भी दूसरे से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और आप यू आर मच केपेबल, आप हर चीज कर सकते हैं। तो कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरा जो है वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ। दूसरे में ये हो सकता है जो एबिलिटी आपके अंदर है वो दूसरे के अंदर ना हो। हर एक इंसान को अपनी एबिलिटी को पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। तो तभी वो जाकर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे सक्सेसफुल हो सकता है, और आगे हर चीज वो अचीव कर सकता है जो वो चाहता है अपनी लाइफ में। तो ये मेरा युवा पीढ़ी का मैसेज है कि वो मेहनत करें, काम से पीछे ना हटें, अपनी काबिलियत को पहचानें, अपने आप को किसी से कम ना समझें, और हर वो चीज अचीव करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं एफर्ट वो करें। और इस तरीके से अपने आप को बोल्ड बनाएं। और लड़कियां खासतौर से, मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सबको देती हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस ने इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं कि जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। मैं 40,000 से ज्यादा अपने इस टेन्योर में, छोटे से टेन्योर में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, ताकि वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लें कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई स्ट्रीट क्राइम जैसे स्नैचिंग है, रॉबरी है, स्टॉकिंग है, इस तरह की कोई बात ना हो। वो अपने आप को हर जगह प्रोटेक्ट कर सके। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम लोग ये गुड टच बैड टच सारा ये सिखाते हैं, ताकि उनको पता रहे कि कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो उनके लिए, उनके वो अगर उनको टच करते हैं तो वो उनके लिए गुड टच है, और बाकी जो कोई ऐसी इंटेंशन से अगर उनको टच करता है तो वो इमीडिएटली उसको बता सकें। और लड़कियां और लड़के इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएं कि वो, क्योंकि ये क्राइम गुड टच और बैड टच वाला खाली लड़कियों के साथ नहीं होता, ये लड़कों के साथ भी होता है। आपने देखा कि जो अननेचुरल ऑफेंस होता है वो लड़कों के साथ भी होता है। तो मैं चाहती हूँ तभी इतना अपने आप को वो डरे नहीं, अपनी जो भी उनके साथ अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है इमीडिएटली अपने, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने स्कूल टीचर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, कहीं ना कहीं वो शेयर करें, ताकि उनके साथ वो इस तरह का क्राइम ना हो सके और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दिल्ली पुलिस उनके साथ है, हमेशा हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार है, और खासतौर से एसीपी सुरेंद्र जीत कौर सबके साथ है। जब भी वो चाहे बिल्कुल हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे स्वस्थ रहे। मुझे यकीन है लाइव देखने के बाद जो डर होता है पुलिस वालों को लेकर लोगों के दिल में, तो वो बिल्कुल आपको देखकर तो निकल गया होगा, और इतना ज्यादा मोटिवेट लोग हो जाएंगे। एक्चुअली में जो स्टोरी जो आपकी है, जो रियल लाइफ है, तो उसको देखकर वाकई बहुत इंस्पायरिंग। और मैं जब आपकी स्टोरी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, या जब भी कोई आर्टिकल या आपका और दूसरे इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। और आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो सबको ये मैसेज भी देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मैक्सिमम लोग आपको ज्वाइन करें, आपके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपसे इंग्लिश सीख सकें। और आज जो उनकी लाइफ में अगर उनको लगता है कि वो इंग्लिश ना सीखने की वजह से प्रॉब्लम में है, तो उनको वो आगे आपसे इंग्लिश सीख कर वो अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें, और कंफर्टेबल और अच्छे, मतलब जो एक लाइफ में आगे बढ़ने का जो एक जज्बा है उनका, उसको वो अचीव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस लाइव को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, बट उससे पहले मैं रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और आप न सिर्फ देश की सेवा कर रही हैं बल्कि लोगों से पर्सनली जुड़कर जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है आप उन्हें सुनती है। मैं
इस चीज को रियली अप्रिशिएट करता हूँ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं बाकी सभी से जो कि इस लाइव में जुड़े हुए हैं और या फिर बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मैं चाहूंगा कि मैम को वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे जुड़े, उन्हें फॉलो करें, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे मदद की जरूरत है और एक्चुअली में वो मदद तक उस तक मदद नहीं पहुंच पाती है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैम तक पहुंच सकता है। मैम आपके जितने भी लिंक्स हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, मैं सभी के, और यूट्यूब खास तौर पे, तो मैं लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा कीमती समय देने के लिए, और शुक्रिया बाकी सभी लोगों का जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सभी का। मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और सब लोग इसको देखें, और उनको कोई भी, मेरा सिर्फ एक ही सिर्फ सबको कहना है कि कोई भी क्राइम होता है तो वो रिपोर्ट जरूर करें। उनके आसपास अगर उनको लगता है, अगर उनके साथ भी नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, तो भी उसको वो रिपोर्ट करें। वो इस बात से ना डरें कि पुलिस जो है वो उनके आइडेंटिटी को लीक कर देगी या उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई, देखिए, एक्सीडेंट होता है और मौके पे कोई पड़ा हुआ है, अगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा तो कहाँ पे फिर उसमें कभी कभी हमारा भी कोई जो है वो फैमिली मेंबर हो सकता है। तो उस टाइम पर फिर जो हमें दुख लगता है कि आज किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो अगर हम खुद सबके लिए मदद करेंगे तो लोग भी हमारी मदद करेंगे। ये गिव एंड टेक की है, और सब दूसरे को मिलके अगर मदद करना चाहेंगे तो काफी हम अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने समाज को, अपने परिवार को काफी आगे तक ले जा सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबका, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मैंने ही बोल के आपको कम बोलने मौका दिया है मैंने। नहीं, एक्चुअली मैं मतलब जब मैं आपको सुनता हूँ तो लगता है ऐसा कि आप बोलते रहे और हम सब सुनते रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। और ये लाइव स्पेशली खासतौर पे आपके लिए था, तो ऑफ कोर्स बोलना ही था आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी व्यूअर्स का भी थैंक यू। सो गाइज, ये आज एक लाइव मैंने किया दिल्ली पुलिस की एसीपी ऑफिसर सुरेंद्रजीत कौर मैम के बारे में। आपने उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी और देखा कितना मोटिवेशनल जो उनका करियर रहा या उनकी जो लाइफ रही, और किस तरह से वो समाज से इतना डीपली जुड़ी हुई है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। और ये जो मेरा लाइव सेशन है, ये पहला लाइव था। अब आने वाले समय में मैं इसी तरह के और लाइव्स अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ करूंगा, ताकि उनकी लाइफ से जुड़े कुछ सच और उनकी कुछ स्टोरीज आप जान सके। और आने वाले वक्त में, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ ऊपर बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे और मैम बहुत बिजी शेड्यूल रखती हैं। आज संडे भले ही है, लेकिन आम नागरिक के लिए संडे है। उनके लिए आज का दिन भी एक काम का दिन होता है, तो मैं वो क्वेश्चंस आज पिक नहीं कर पाया। बट आने वाले सेशंस में मैं कुछ इस तरह के हैबिट्स क्रिएट करूंगा कि आपके क्वेश्चंस भी पिक कर सको। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ ही देर में इस लाइव को आप वापस देख पाएंगे रिलोडेड माय यूट्यूब चैनल सरताज स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।